हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चल है जी आप लोगों के? आई होप सो सब बहुत बढ़िया होंगे। सो अमेलगमेशन का टॉपिक हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। कुछ बेसिक बातें हमने लास्ट क्लास में कवर करी थी, लाइक अमेलगमेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इन तीनों में क्या फर्क है? अकाउंटिंग पर्पस के लिए तो तीनों सेम है। बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है सर एसेट्स और लायबिलिटीज। प्लस इस चैप्टर को हम स्टडी करेंगे दो पार्ट्स में। हालांकि मल्टीपल पार्ट्स है, लेकिन ब्रॉडली देखा जाए तो दो पार्ट्स है। दो पार्ट्स में क्या है सर? बुक्स ऑफ न्यू कंपनी एंड बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। ओल्ड कंपनी तो अभी भूल जाओ कुछ क्लासेस तक। बुक्स ऑफ न्यू कंपनी हमने स्टार्ट किया था। न्यू कंपनी की बुक्स में मैंने आपको तीन बेसिक एंट्रीज बताई थी। एक तो बिजनेस परचेज वाली एंट्री, एक एसेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर करने वाली एंट्री, और तीसरी आपकी पेमेंट की एंट्री। ठीक, उसमें डिवेंचर्स वगैरह भी शामिल हो जाएंगे। वो सब एंट्रीज भी मैंने आपको बुक्स ऑफ न्यू कंपनी में बताई थी। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमने सीखा था परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना, पीसी कैलकुलेट करना। पीसी कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स होते हैं हमारे पास। एक होता है आपका नेट एसेट मेथड और नेट पेमेंट मेथड। अगर आपको पेमेंट डिटेल्स अवेलेबल है तो नेट पेमेंट मेथड लगाओगे, अदरवाइज नेट एसेट मेथड ही लगेगा। नेट पेमेंट मेथड कब कब लग सकता है? अगर आपको स्वैप रेशो अवेलेबल हो, अगर आपको वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड एंड न्यू कंपनी अवेलेबल हो, इंट्रिंसिक वैल्यू बेस्ड अगर आपको पीसी निकालनी हो तो आपको नेट पेमेंट मेथड लगाना पड़ेगा। सर ये इंट्रिंसिक वैल्यू, वैल्यू ऑफ ओल्ड न्यू, ये क्या है ये बाद में देखेंगे। स्वैप रेशो में आपको थोड़ा बहुत बता चुका था। ठीक। प्लस उसके बाद एक हमने देखा था अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज और इन द नेचर ऑफ मर्जर। इनमें क्या फर्क है वो फर्क अभी देखना नहीं है, वो बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ परचेज पे फोकस करें कि अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में एंट्री क्या क्या होनी है। ठीक। फिर हमने एक क्वेश्चन नंबर 2 देखा था, कुछ एग्जांपल देखे थे पीसी कैलकुलेट करने के लिए। फिर हमने बुक का क्वेश्चन नंबर 2 देखा था। क्वेश्चन नंबर 2 एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आराम से हमसे हो गया था, लेकिन उसमें एक डिबेंचर्स का पॉइंट था जिसमें आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ा था। तो डिबेंचर वाले पॉइंट से ही मैं आज शुरुआत करने जा रहा हूं आपकी। तो लिखो, डिबेंचर के ऊपर एक नोट लिखवाना था जो मैंने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। लिखो नोट, ध्यान से लिखो। डिबेंचर्स टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी। डिबेंचर्स टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी। अब सर लैंग्वेज किस तरीके की होती है? लैंग्वेज थोड़ा सा समझना होता है कि सर डिबेंचर्स को टेक ओवर प्रीमियम पे किया जा रहा है, इशू प्रीमियम पे किया जा रहा है, या टेक ओवर डिस्काउंट पे हो रहा है, इशू डिस्काउंट पे हो रहा है, वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ मिक्स करके चीजें दे दी जाती हैं। उसको आपको लैंग्वेज देखनी पड़ेगी। तो अलग अलग केसेस बना लेते हैं। पहला केस देखो, केस 1। ओल्ड कंपनी के लेट से 6% डिवेंचर है 1 लाख रुपए के। न्यू कंपनी टेक्स ओवर 6% डिवेंचर एट प्रीमियम ऑफ 10%। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ओल्ड कंपनी के जो डिबेंचर्स है उनकी फेस वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपए की है। नई कंपनी ओल्ड कंपनी के डिबेंचर्स को टेक ओवर कर रही है, 10% प्रीमियम पर टेक ओवर कर रही है। इट मींस एग्रीड वैल्यू कितनी है? 110% की है। एग्रीड वैल्यू इन डिबेंचर्स की कितनी है? 110% है। यानी कि डिबेंचर्स को ओल्ड कंपनी क्या, न्यू कंपनी क्या कर रही है? रिडीम कर रही है। किस रेट पे? 10% के प्रीमियम पे। अब रिडीम हो रहा है या इशू हो रहा है, उन दोनों में फर्क होता है भाई। टेक ओवर हो रहा है और नई कंपनी इशू कर रही है, दोनों बातों में फर्क है। पहले टेक ओवर किया जाता है फिर इशू करा जाएगा। ठीक। तो यहां पर बात हो रही है कि 10% प्रीमियम पर टेक ओवर किया जा रहा है। इशू कुछ नहीं लिखा तो पारपी मान के चलोगे। इट मींस हुआ क्या कि सर ये लो 6% डिवेंचर 1 लाख रुपए के, ये किसके हैं जी? दिस इज फॉर ओल्ड कंपनी। ये जा रहे हैं किसके पास? ये जा रहे हैं 10% प्रीमियम पर। किसके पास? न्यू कंपनी के पास। न्यू कंपनी के पास। तो एग्रीड वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी? 1,10,000। दिस इज योर एग्रीड वैल्यू। इट मींस नई कंपनी ने 1,10,000 रुपए की फेस वैल्यू के डिवेंचर इशू करे। मतलब अगर मान लो एक डिवेंचर लेट से 100 रुपए का है, एक डिवेंचर कितने का है? 100 रुपए का है। तो कितने नंबर ऑफ डिवेंचर इशू करे? 1100 डिवेंचर इशू करे। ठीक। तो एंट्री किस तरीके से डलेगी? अगर हम एंट्री देखें यहां पर तो किस तरीके से एंट्री डाली जाएगी? देखो, पहली एंट्री बिजनेस परचेज वाली वगैरह वो सब मैं नहीं डाल रहा।
संधि एसेट डेबिट क्वेश्चन मार्क जो भी अमाउंट होगा टू डिवेंचर होल्डर्स। डिवेंचर होल्डर्स में क्या लिखोगे आप सर? डिवेंचर होल्डर्स में लिखेंगे हम एग्रीड वैल्यू दैट इज 1,10,000 एंड टू बिजनेस परचेज जो भी अमाउंट होगा। अभी इसके लिए मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं ठीक। फिर डिवेंचर होल्डर्स को क्या हो रहा है सर? डिवेंचर होल्डर्स को डिवेंचर इशू करे जा रहे हैं टू नई कंपनी अपने 6% डिवेंचर इशू करेगी कितने रुपए के? 1,10,000 रुपए के। पार पर है ये, कितने पर है? पार पर है ठीक। ठीक आगे देखो। अब देखो अगर मैं ऐसे लिख दूं कि सर ओल्ड कंपनी के 1,00,000 के डिवेंचर 110% पे क्या हो रहे हैं? रिडीम हो रहे हैं। और 1,10,000 के डिवेंचर इशू हो रहे हैं कितने पे? 100% पे, पार पे। 100% पे, पार पे। ठीक है जी, बोलो क्लियर है? ठीक, तो ये क्या निकल के आती है? दिस इज योर एग्रीड वैल्यू। दिस इज योर एग्रीड वैल्यू। इस वैल्यू को इशू कैसे करना है वो हमें देखना पड़ेगा ठीक। यहां पर क्या आएगी? यहां पर आएगी आपकी हमेशा फेस वैल्यू। यहां पर आएगा आपका इशू प्राइस। अकॉर्डिंगली आपके नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकल जाएंगे। ठीक है, तो केस नंबर बी लिखो। केस नंबर बी में क्या हो सकता है? न्यू कंपनी टेक्स ओवर 6% डिवेंचर एट प्रीमियम ऑफ 10% टू बी सेटल्ड बाय इशू न्यू डिवेंचर एट 10% प्रीमियम। ठीक है जी, वो कह रहा है नई कंपनी क्या कर रही है? डिवेंचर्स को 110% पे ले रही है, यानी कि एग्रीड वैल्यू 110% है और उसे 110% पे ही इशू किया जा रहा है, यानी कि प्रीमियम पे इशू किया जा रहा है। देखो किस तरीके से कि सर पहले एग्रीड वैल्यू बताओ। ओल्ड कंपनी के जो 1,00,000 के डिवेंचर्स थे, जो ओल्ड कंपनी के 1,00,000 के डिवेंचर्स थे, वो 110% पे क्या हो रहे हैं? रिडीम हो रहे हैं। ये रिडीम हो रहे हैं ठीक। उसके बाद इशू कैसे हो रहे हैं सर? इशू भी कितने पे हो रहे हैं? 110% पे। तो आप मुझे फेस वैल्यू बता दो कि सर 1,10,000, 1,10,000 डिवाइडेड बाई 110%, तो फेस वैल्यू कितनी आ गई? 1,00,000 आ गई ठीक। तो यहां पर आपको क्या निकालना होता है सर? फेस वैल्यू को ध्यान रखना पड़ेगा। फेस वैल्यू क्या है? एग्रीड वैल्यू और फेस वैल्यू ध्यान से आपको पढ़नी पड़ेगी क्वेश्चन में किस तरीके से वो कह रहा है। अगर मैं एंट्री अगर डालूंगा यहां पर, एंट्री अगर डालूंगा तो संधि एसेट्स में जो भी अमाउंट होगा टू डिवेंचर होल्डर्स, कितने से डालूंगा सर? डिवेंचर होल्डर्स में एग्रीड वैल्यू आएगी दैट इज 1,10,000 एंड टू बिजनेस परचेस जो भी अमाउंट होगा। उसके बाद ये डिवेंचर जब इशू होंगे तो क्या होगा? प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं। कितने पे इशू हो रहा है? प्रीमियम पर इशू हो रहा है दैट इज डिवेंचर होल्डर्स डेबिट कितना? 1,10,000 टू 6% डिवेंचर। सर डिवेंचर में तो फेस वैल्यू जाएगी दैट इज 1,00,000 और बाकी क्या हो जाएगा? बाकी सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000। आई बात समझ में? बोलो क्लियर है इतनी बात? यस सर। और क्या बना सकते हैं? एक केस और बनाते हैं, केस सी। केस सी, केस सी में हो सकता है डिवेंचर होल्डर्स ऑफ ओल्ड कंपनी वर टेकन ओवर एट प्रीमियम ऑफ 20% टू बी सेटल्ड बाय इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट ऑफ 20%।
डिवेंचर होल्डर्स ऑफ ओल्ड कंपनी वर टेकन ओवर एट अ प्रीमियम ऑफ 20% एंड टू बी सेटल्ड बाय इशू ऑफ डिवेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। इसका मतलब अगर ओल्ड कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा तो ओल्ड कंपनी के डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 1,00,000। ये रिडीम कितने पे हो रहे हैं? ये रिडीम कितने पे हो रहे हैं सर? ये रिडीम हो रहे हैं 120% पे। तो एग्रीड वैल्यू इज, अगर एग्रीड वैल्यू की बात करी जाए तो एग्रीड वैल्यू इज 1,20,000। ठीक है जी। न्यू कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से फेस वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी और इशू प्राइस, इशू प्राइस क्या है सर? इशू प्राइस है 20% का डिस्काउंट यानी कि 80%। तो बताओ 1,20,000 डिवाइडेड बाय 80%, 1,50,000, 1,50,000 यानी कि 1,20,000 के डिबेंचर्स के लिए 150 के डिबेंचर 20% के डिस्काउंट पर इशू किए जा रहे हैं। ठीक है जी। अब हुआ क्या? एंट्री डालो, सन्ड्री एसेट्स डेबिट जो भी है टू डिबेंचर होल्डर्स, कितना हो गया? एग्रीड वैल्यू दैट इज 120 टू बिजनेस परचेज एंड नेक्स्ट एंट्री विल बी डिबेंचर होल्डर्स डेबिट, एग्रीड वैल्यू 120 टू 6% डिबेंचर 150 और डिफरेंस कहां चला जाएगा? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर दैट इज 30,000। ठीक है जी, क्लियर है। और और क्या केस बन सकता है? एक स्पेशल केस बन सकता है, केस डी, जहां पर इंटरेस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर इशू करे जाते हैं, जैसे कि लिखा होगा कुछ इस तरीके से, डिबेंचर होल्डर्स ऑफ ओल्ड कंपनी आर टू बी इशूड सिमिलर डिबेंचर विद इंटरेस्ट रेट of 9% in such a way that interest is same। ये बहुत कॉमन मेथड है, ये बहुत कॉमन मेथड है। मान लो सर पुरानी कंपनी के जो डिबेंचर थे वो 6% के रेट पे थे, ठीक। अब नई कंपनी क्या कहती है कि हम उतने ही डिबेंचर देंगे कि इंटरेस्ट का अमाउंट सेम रहे, कि पहले जो उनको 6% इंटरेस्ट मिल रहा था अब हम 9% के डिबेंचर देंगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर को कम कर दो, इंटरेस्ट का अमाउंट सेम रहना चाहिए। कैसे? कैसे? अपने वाले केस में अगर मैं इंटरेस्ट निकालता हूं, इंटरेस्ट निकालता हूं तो कितना निकलेगा सर? 1,00,000 के डिबेंचर थे, 6% का इंटरेस्ट था, दैट इज 6,000 इंटरेस्ट अमाउंट हो गया। अब न्यू डिबेंचर कैसे निकलेंगे? न्यू डिबेंचर के हाल से कि ये 6,000 का जो इंटरेस्ट है वो कितने नंबर ऑफ डिबेंचर 9% वाले इशू करूं कि ये इंटरेस्ट तब भी सेम रहे। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आ जाएंगे? 6,000 डिवाइडेड बाय 9% यानी कि 6,667 6,667 रुपीस के अगर आप डिबेंचर इशू करते हो, ये रुपीस में आ गया, तो आपका क्या रहेगा? इंटरेस्ट सेम रहेगा। 666 इसका 9% निकालोगे तो कितना आएगा? 6,000 ही आएगा। ऑब्वियसली भाई अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है लेकिन आप कह रहे हो इंटरेस्ट सेम ही रहना चाहिए, पहले भी 6,000 था अब भी 6,000 रहना चाहिए, लेकिन रेट बढ़ा दिया, तो क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ डिबेंचर्स कम करने पड़ेंगे। सर इसका उल्टा केस भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि पहले जो ओल्ड कंपनी के डिबेंचर थे वो 6% थे, नई कंपनी 5% डिबेंचर इशू कर रही है, 5% का डिबेंचर इशू कर रही है, लेकिन वो कह रही है इंटरेस्ट रेट सेम होना चाहिए। तो 6,000 डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 6,000 डिवाइडेड बाय 5% करते तो 1,20,000 रुपए के डिबेंचर बन जाते वो। ठीक, तो ये आपके मल्टीपल केसेस हो सकते हैं फॉर डिबेंचर्स। ठीक है जी, क्लियर है। चलो अब एक दो क्वेश्चन देखते हैं और फिर मैं आपको बाकी की एंट्रीज बताता हूं कि नई कंपनी की बुक्स में और कौन कौन सी एंट्रीज होती हैं। पहले एक दो क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक, आइए जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3।
पढ़ो भाई क्या कहता है। Y लिमिटेड डिसाइड्स टू एब्सॉर्ब X लिमिटेड। पहले तो इतनी चीज पढ़ के सबसे पहला काम आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि हु इज द न्यू कंपनी, हु इज द ओल्ड कंपनी। Y लिमिटेड डिसाइड टू एब्सॉर्ब X लिमिटेड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर X इज द ओल्ड कंपनी एंड Y इज द न्यू कंपनी। ठीक। द ड्राफ्ट बैलेंस शीट ऑफ X लिमिटेड इज एज फॉलोज। X लिमिटेड की बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें आपके पास 3000 इक्विटी शेयर्स है ऑफ रुपीज 100 इच फुली पेड अप, प्रेफरेंस शेयर्स है 60,000 के, नेट एसेट्स है उनके 290 के, पीएनएल अकाउंट इज 70,000 का। ओके। Y लिमिटेड एग्रीज टू टेक ओवर द नेट एसेट ऑफ X लिमिटेड, एन इक्विटी शेयर इन X लिमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ एब्जॉर्प्शन इज वैल्यूड एट 70 पर शेयर। इट मींस वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी शेयर, ओल्ड कंपनी के शेयर की वैल्यू दे रखी है आपको 70 रुपए की। ठीक है। Y Limited agrees to pay 60,000 in cash for payment to the preference shareholder। Y Limited कहती है कि हम preference shareholder को तो कैश दे देंगे। ठीक है। Equity share will be issued at a value of 120 each। वो कह रहे हैं हम इक्विटी शेयर 120 रुपए के हिसाब से इशू करेंगे, मतलब उनके एक 70 रुपए के हिसाब से हम एक 120 रुपए का शेयर इशू करके चलेंगे। दिस इज नथिंग बट स्वैप रेशो। ये कुछ नहीं है, स्वैप रेशो है। कैलकुलेट द पीसी टू बी पेड बाय वाई लिमिटेड एंड हाउ इट विल बी डिस्चार्ज, एंट्रीज डाल देंगे हम। ठीक। अब देखो सर ये स्वैप रेशो किस तरीके से है। एक चीज समझो, आप किसी शॉप पे जाते हो, आप किसी शॉप पर जाते हो, पैसे खुले कराने जाते हो। ठीक। मान लो आप 100 रुपए ले गए, आप 100 रुपए ले गए शॉप के पास। ठीक। ये आप हो, दिस इज यू। आप 100 रुपए ले गए शॉप पे। ठीक। अब वो शॉपकीपर आपको नोट दे रहा है, मुझे बताओ अगर वो आपको 10 रुपए का नोट देगा, एक 10 रुपए के नोट देगा, तो वो कितने नोट देगा? 10 नोट देगा, 10 रुपए के 10 नोट देगा। ठीक। अगर वो कहता है कि भैया मैं 20 रुपए का नोट दूंगा, तो वो कितने देगा? 5 नोट देगा। अगर वो कहता है मैं 50 का नोट दूंगा, तो वो 2 नोट देगा। इस तरीके से काम होगा। ठीक। यानी कि आपके नोट की वैल्यू 100 रुपए है, तो वो भी तो आपको 100 रुपए ही देगा भाई। अगर आपके नोट की वैल्यू 100 रुपए है तो वो भी तो आपको 100 रुपए देगा, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास 10 रुपए का नोट अवेलेबल है, तो आप 10 नोट ले लो। अगर आप 20 रुपए का नोट अवेलेबल है तो 5 नोट ले लो, 50 का नोट है तो 2 नोट ले लो। ये क्या है? ये स्वैप रेशो ही तो है। मतलब आपने अपना एक नोट दिया, बदले में आपको 10 नोट मिले 10 रुपए के, 10 नोट मिले 10 रुपए के। दिस इज नथिंग बट स्वैप रेशो। मतलब आपके हर नोट के बदले में वो आपको 10 नोट दे रहा है, कितने रुपए के? 10 रुपए के। बात समझ में आती है? अब मैं इसको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डाल देता हूं, ये तो इंडिविजुअल की बात होगी, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डाल देता हूं। मान लो ये ओल्ड कंपनी है, ये न्यू कंपनी है। ओल्ड कंपनी कहती है कि भाई मेरा शेयर 100 रुपए का है, और न्यू कंपनी कहती है मेरा शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो वैल्यू है जो 10 रुपए है। ठीक। तो आप यही तो बोलोगे कि मेरे एक 100 रुपए के शेयर के बदले में आपको 10 मुझे 10 रुपए के शेयर देने पड़ेंगे। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? मतलब हिसाब बराबर होना चाहिए। हिसाब क्या होना चाहिए? बराबर रहना चाहिए। आई कुछ कुछ बात समझ में? चलो, और नहीं समझ में आई तो दोबारा देखो। ये पर्सन है एक, और एक ये पर्सन है। ठीक। ये क्या कर रहे हैं सर? ये पैसे को एक्सचेंज कर रहे हैं, ये पैसे को एक्सचेंज कर रहे हैं। ये इसके पास 2,000 रुपए का एक नोट ले गया, ये इसके पास क्या ले गया? 2,000 रुपए का पिंक कलर का एक नोट ले गया। ठीक। अब ये इसे पैसे वापसी कर रहा है, ये इसे पैसे वापसी करता है। ये कहता है कि मेरे पास 500 रुपए के नोट अवेलेबल है, तो वो कितने नोट देगा कि हिसाब बराबर हो जाए? 4 नोट देगा, 4 नोट देगा। तो एक्सचेंज रेशो बन गई ना, स्वैप रेशो बन गई। क्या बन गई स्वैप रेशो? कि सर इसके एक नोट के बदले में, ये जो राम है, राम के एक नोट के बदले में श्याम उसे 4 नोट देगा, कितने रुपए के? 500 रुपए के। हिसाब बराबर हो गया। अब मान लो ये ओल्ड कंपनी थी, ये न्यू कंपनी थी, तो हुआ क्या कि सर ओल्ड कंपनी का जो एक शेयर है, ओल्ड कंपनी का जो एक शेयर है उसके बदले में 4 शेयर मिल रहे हैं किसके? न्यू कंपनी के। बात समझ में आती है? तो यहां से आपका एक स्वैप रेशो का, यहां से आपका एक स्वैप रेशो का फॉर्मूला बनता है कि स्वैप रेशो अगर वैल्यूज दे रखी हो तो स्वैप रेशो विल बी वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी।
ठीक, ये हमें इस क्वेश्चन में यूज करके चलना है। आओ जी देखो, तो सबसे पहला काम करेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ पीसी। कौन सा मेथड लगेगा? नेट पेमेंट मेथड लगा लू, एसेट की डिटेल अवेलेबल नहीं है, नेट पेमेंट मेथड लगा लेता हूं। नेट पेमेंट में हमारे पास पेमेंट टू, पेमेंट इन, वर्किंग्स, अमाउंट। बताओ भाई, पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर की बात करूं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वो क्या दे रहे थे? कैश दे रहे थे। कितने रुपए का? पूरा का पूरा 60,000 रुपए का कैश दे देंगे। अभी नई कंपनी जो है वो पुरानी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैश में पे कर रही है। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या दिया जा रहा है? इक्विटी शेयर्स दिए जा रहे हैं। लेकिन इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी कैसे? वो कहता है कि पुरानी कंपनी का जो एक शेयर है वो 70 रुपए का है और नई कंपनी का एक शेयर है 120 रुपए का। यानी कि पुरानी कंपनी के 70 रुपए के शेयर में नई कंपनी अपना 120 रुपए का शेयर दे देगी। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 3000 शेयर्स है। यानी कि हर 70 रुपए के शेयर के बदले में 120 रुपए का शेयर मिलेगा। नंबर ऑफ शेयर है 3000 रुपए, इंटू 120, इंटू 120। एक मिनट रुकना।
हाँ जी, तो एक अर्जेंट कॉल आ गया था। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? स्वैप रेशियो। देखो, ओल्ड कंपनी का एक शेयर की जो वैल्यू है वो 70 रुपीज है और नई कंपनी की जो शेयर की वैल्यू है 120 रुपए है। तो स्वैप रेशियो क्या बनेगी कि ओल्ड कंपनी बोलेगी मेरे 70 रुपए के शेयर के बदले में मुझे 120 रुपए का शेयर मिलेगा, तो स्वैप रेशियो विल बी 70 डिवाइडेड बाय 120। और ओल्ड कंपनी कहती है ऐसे 3000 शेयर है मेरे पास, तो इंटू 3000, ये क्या बन गया? नंबर ऑफ शेयर्स बन गया। ऑब्वियसली कम बनेंगे, कितने बनेंगे? 70 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 3000, तो ये बनेंगे 1750। यानी कि ओल्ड कंपनी जब अपने शेयर दे रही है उसके बदले में उसे नई कंपनी के 1750 शेयर मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि कम क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि सर नई कंपनी के शेयर की जो वैल्यू है वो ज्यादा है। ठीक, इंटू 120, ये वैल्यू निकल गई इंटू 120, तो ये निकल के आता है आपका 2,10,000। ठीक, तो पीसी विल बी 2,70,000। ये 270 की क्या होगी? आपकी परचेज कंसिडरेशन। बात समझ में आती है इतनी? यस सर। अब इसकी पेमेंट कैसे हो रही है? तो एंट्री डालोगे पहले, बिजनेस परचेज, डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ एक्स लिमिटेड 270। सेकंड, क्या मिला? क्या मिला? सन्ड्री एसेट्स मिले। कितने के सन्ड्री एसेट्स मिले? सन्ड्री एसेट्स या नेट एसेट्स लिख लो। कितने के सन्ड्री एसेट्स मिले? 290 के सन्ड्री एसेट्स मिले। 290 टू बिजनेस परचेज कितना? 270, यानी कि फायदा हो गया 20,000 रुपए का फायदा हो गया कि सर 270 देकर 290 का सामान मिला, तो 20,000 रुपए का फायदा। कैपिटल नेचर का प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 20,000। अब पेमेंट कर दो। पेमेंट कैसे? लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड, हम क्या पे कर रहे हैं? क्या पे कर रहे हैं? हम पे कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो कैश दे रहे थे 60,000 का, और इक्विटी वालों को क्या दे रहे हैं? हम इक्विटी वालों को शेयर्स दे रहे हैं 120 रुपए के हिसाब से। 120 रुपए क्या है? आपका इशू प्राइस है, यानी कि प्रीमियम पर इशू हो रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे निकाले थे? 1750 शेयर 100 रुपए के, और 1750 इंटू 20, तो 1750 इंटू 100 यानी कि 175 की कैपिटल और 20, 35,000 का प्रीमियम। इस तरीके से आपने क्या करी? पेमेंट कर दी। बात समझ में आती है? बोलो जी, बात समझ में आती है? यस सर, हमें बिल्कुल अच्छे से बात समझ में आती है। ओके, अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, क्या कहते हैं? आइए जी, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है ये। Let us consider the draft balance sheet of X Limited on 31st March 2018। ये आपको X Limited की बैलेंस शीट दे रही है जिसमें शेयर कैपिटल है इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच 7500 के, रुपीज इन थाउजेंड है ये बैलेंस शीट। ठीक, 14% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच 2500 के, जनरल रिजर्व 1250, 12% डिवेंचर 4000, ट्रेड पेपर्स एंड अदर करंट लायबिलिटी 2000। एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश एंड बैंक। ओके, Y Limited takes over X Limited on 10th April 2018। वो कह रहा है Y Limited ने X को टेक ओवर कर लिया। इट मींस Y is the new company and X is the old company। ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स ऑफ X Limited are discharged by Y Limited at 10% premium by issuing 15% own debentures of Y Limited। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सर
वाई लिमिटेड जो है, जो नई कंपनी है, वो पुरानी कंपनी के डिवेंचर होल्डर्स को 10% प्रीमियम पर रिडीम कर रही है और अपनी कंपनी के 15% डिवेंचर इशू कर रही है। यानी कि एग्रीड वैल्यू विल बी 110%। एग्रीड वैल्यू कितनी हो जाएगी? 110% की हो जाएगी। ठीक है। 14% preference shares of X Limited are discharged at a premium of 20% by issuing necessary numbers of 15% preference share of Y Limited, face value 100 each। ठीक है। वो कह रहा है सर, जो ओल्ड कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उनको नई कंपनी क्या करेगी? अपने 15% प्रेफरेंस दे देगी और ओल्ड कंपनी के जो प्रेफरेंस शेयर्स है उनको रिडीम किया जाएगा 20% प्रीमियम पर। इसको मैं पीसी का पार्ट बना सकता हूं, ये पीसी का पार्ट बन जाएगा नेट पेमेंट मेथड के हिसाब से। ओके। इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड इज 20। वो कह रहा है कि एक्स लिमिटेड के शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब वैल्यू मान के चलो, कितनी है? 20 रुपए की है। और वाई लिमिटेड के शेयर की वैल्यू कितनी है? 30 रुपीज की है। ठीक। तो एक्स लिमिटेड के शेयर की वैल्यू है 20 रुपए, वाई लिमिटेड के शेयर की वैल्यू है 30 रुपए। ओके। वाई लिमिटेड विल इशू इक्विटी शेयर to satisfy the equity shareholder of X Limited on the basis of intrinsic value. However, the entry should be made at par value only, and the nominal value of each equity share of Y Limited is 10। इसका मतलब क्या हुआ कि सर X Limited के 20 रुपए के शेयर के लिए Y Limited 30 रुपए का शेयर देगी। X Limited के 20 रुपए के एक शेयर के बदले में Y Limited क्या देगी? अपना 30 रुपए का शेयर देगी। ठीक। तो शेयर कितना मिलेगा? तो शेयर क्या होगा? शेयर सर 1 से कम होगा, मतलब उनके एक 20 के शेयर के बदले में वाई लिमिटेड अपना 30 का शेयर देगी। तो अगर उनका एक शेयर 20 का है तो वाई का जो 30 का शेयर है वो कितना होगा? वो होगा 2/3, दैट इज 0.67 होगा। ठीक। वो चीज हमें निकालनी है। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया। ये स्वैप रेशियो कैसे निकलेगी? वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी। कैलकुलेट द पीसी, और एंट्रीज भी डालते हैं इसमें। पीसी भी निकालेंगे और एंट्रीज भी डालेंगे। पीसी निकालेंगे साथ साथ and journalize in the books of Y Limited। ठीक है जी, करें एंट्री। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। रुपीज इन थाउजेंड्स। पेमेंट टू पेमेंट इन वर्किंग्स अमाउंट। ठीक। देखो भाई, नेट पेमेंट मेथड के हिसाब से पीसी निकालो। पेमेंट डिटेल्स गिवन है। क्या डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट को मैं पीसी की कैलकुलेशन में यूज करूंगा? आंसर इज नो। पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 सिर्फ ये दोनों यूज करोगे पीसी के लिए। क्या कहता है? वो कहता है 14% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड आर डिस्चार्ज्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 20% बाय इशूइंग नेसेसरी नंबर ऑफ 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड, फेस वैल्यू ₹100 ईच। ठीक। पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर इन 15% प्रेफरेंस शेयर्स। कैसे कह रहा है वो? प्रेफरेंस शेयर्स हैं कितने? सब प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इसके अमाउंट जो है प्रेफरेंस शेयर्स का वो कितना? 2500। तो 2500 इंटू 20% प्रीमियम, तो 1.20 या 120% कह सकते हो। तो 2500 इंटू 120% दैट इज 3000। यानी कि 2500 रुपए के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 3000 रुपए के 15% प्रेफरेंस शेयर्स दिए एट पार ओनली। एट पार ओनली। इक्विटी शेयर होल्डर की बात करो, इनको मिल रहे हैं इक्विटी शेयर्स। कैसे मिल रहे हैं? वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी, इधर देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एक्स लिमिटेड इज 20 और वाई लिमिटेड की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 30 है। और शेयर पार पर इशू हो रहा है, यानी कि 20 रुपए के शेयर के बदले में 30 रुपए का एक शेयर मिलेगा, तो 2/3 मिलेगा। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स इज नंबर ऑफ शेयर्स इज नंबर ऑफ शेयर्स इज कितने हो गए सर? नंबर ऑफ शेयर्स 7500 और 10 रुपए के हिसाब से 750 शेयर्स। और पार वैल्यू पे दे रहे हैं, यानी कि एक शेयर 10 रुपए का ही दे रहे हैं। ठीक। तो 20 डिवाइडेड बाय 30
टू 750 टू 10, तो ये आ गया 5000। तो टोटल इज 8000। दिस इज योर पीसी, दिस इज योर व्हाट, पीसी। ठीक है जी, परचेज कंस्ट्रक्शन निकल गई आपकी। ओके सर, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड, न्यू कंपनी की बुक्स में एंट्री बताओ। सर पहली एंट्री डलेगी बिजनेस परचेज, अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। बताओ भाई बिजनेस परचेज कितने का, 8000, 8000। अगली एंट्री, अब मिला क्या क्या, क्या एसेट्स और लायबिलिटीज की कोई हमारे पास एग्रीड वैल्यू अवेलेबल है? सर एसेट्स और लायबिलिटीज की एग्रीड वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो बुक वैल्यू पे ही ले लो। सिर्फ डिबेंचर होल्डर्स की एग्रीड वैल्यू अवेलेबल है, बुक वैल्यू पे ही ले लो। क्या क्या, लैंड एंड बिल्डिंग, अकाउंट डेबिट कितने का, 5000 का। उसके बाद आएगा आपका प्लांट एंड मशीनरी 4500, प्लांट एंड मशीनरी 4500। उसके बाद फर्नीचर 1050, उसके बाद इन्वेस्टमेंट 500, इन्वेस्टमेंट्स 500। उसके बाद इन्वेंट्री 2300, इन्वेंट्री 2300। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स 2400, ट्रेड रिसीवेबल्स 2400, कैश एंड बैंक 1500, 1500। एक लाइन छोड़कर क्या लिखोगे आप, लाइबिलिटीज टेक ओवर। लाइबिलिटीज में हमारे पास करंट लाइबिलिटी 2000, टू ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लाइबिलिटी 2000। उसके बाद डिवेंचर्स की एग्रीड वैल्यू अलग है। डिवेंचर्स के लिए क्या कह रहा था कि सर डिवेंचर को 10% प्रीमियम पे टेक ओवर किया जा रहा है, यानी कि टू डिवेंचर होल्डर्स, टू डिवेंचर होल्डर्स कितना अमाउंट आएगा, 4000 इंटू 110%, 4000 इंटू 110%, विच इज 4400। ठीक, डिवेंचर होल्डर्स भी हो गया। और बिजनेस परचेज, टू बिजनेस परचेज, बिजनेस परचेज में कितना अमाउंट, 8000। अब चेक करो एंट्री में कोई डिफरेंस, तो ये आ गया सर 8000 प्लस 5500 प्लस, नेट एसेट्स निकाल लो, 5000 प्लस 4500 प्लस 1050 प्लस 500 प्लस 2300 प्लस 2400 प्लस 1500 माइनस 2000 माइनस 4400। नेट एसेट्स है 10850 और पेमेंट करनी पड़ रही है 8000 रुपए, तो कैपिटल रिजर्व निकल गया। टू फायदा दैट इज कैपिटल रिजर्व, बैलेंसिंग फिगर 2850, 2850 का कैपिटल रिजर्व। ठीक, अगली एंट्री, एंट्री नंबर सी क्या डलेगी, अब पेमेंट करने की एंट्री, दैट इज लिक्विडेटर्स ऑफ एक्स लिमिटेड डेबिट टू व्हाट। पेमेंट देखो, पेमेंट कैसे कैसे करी है। पेमेंट के लिए हमने 15% प्रेफरेंस शेयर इशू करे 3000 रुपए के, ठीक, पार वैल्यू पे है भी। और इक्विटी शेयर इशू करे हमने 10 रुपए के हिसाब से 5000 के।
टू 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3,000 एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5,000, टोटल इज 8,000। टोटल कितना आपका 8,000 रुपए। ठीक, ये पेमेंट होगी। और डिवेंचर होल्डर्स को लिए क्या किया था हमने, डिवेंचर होल्डर्स को 15% ओन डिवेंचर दिए थे। कह रहा था ना कि डिवेंचर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड आर डिस्चार्ज बाय वाई लिमिटेड एट 10% प्रीमियम बाय इशूइंग 15% ओन डिवेंचर ऑफ वाई लिमिटेड। तो डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू 15% ओन डिवेंचर्स, कितने के, 4,400 के। ठीक है जी, बताइए जी, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1? यस सर। आगे लिखो। अब हम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और लिखो रिमेनिंग एंट्रीज फॉर न्यू कंपनी, रिमेनिंग एंट्रीज फॉर न्यू कंपनी। हाँ जी, रिमेनिंग एंट्रीज फॉर न्यू कंपनी, क्या क्या एंट्रीज चलेंगी? अगेन वही चीज दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना, एक जाएगा इन द नेचर ऑफ मर्जर और एक जाएगा इन द नेचर ऑफ परचेज। नेचर ऑफ परचेज एंड इन द नेचर ऑफ मर्जर। लो जी, ये डलेगी एंट्री नंबर 4। 3 तक तो मैंने एंट्री आपको लिखवा दी थी, उसी के कंटिन्यूशन में लिखना चाहो तो वैसे लिख लेना, नहीं तो अलग से लिखना चाहो अलग से लिख लेना। ठीक, पेमेंट टू लाइबिलिटीज, पेमेंट टू लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी मींस जैसे डिवेंचर होल्डर्स वगैरह को पेमेंट हो रही है तो क्या एंट्री डलेगी, हालांकि ये चीज मैं बता दी मैंने आपको, तो एंट्री डलेगी डिवेंचर होल्डर्स डेबिट, किस वैल्यू से, एग्रीड वैल्यू से, टू न्यू डिवेंचर पेड अप, और बैलेंसिंग फिगर में आपका डिस्काउंट हो सकता है या सिक्योरिटी प्रीमियम हो सकता है। बैलेंसिंग फिगर, मर्जर में भी एंट्री आपकी सेम ही रहेगी, मर्जर में भी एंट्री आपकी सेम रहेगी। ओके, और क्या हो सकता है, मान लो न्यू कंपनी पेज एक्सपेंस ऑफ ओल्ड कंपनी, कि सर कोई पुरानी कंपनी का खर्चा नई कंपनी ने पे कर दिया। मान लो पुरानी कंपनी का कोई लिक्विडेशन रिलेटेड खर्चा था जिसकी पेमेंट नई कंपनी ने करी है, तो क्या एंट्री डलेगी, पुरानी कंपनी का खर्चा अगर नई कंपनी पे कर रही है तो एंट्री विल बी गुडविल डेबिट टू कैश, गुडविल टू कैश। ठीक, बीइंग एक्सपेंस पेड, और यहां पर एंट्री क्या डलेगी, यहां पर डलेगी जनरल रिजर्व या पीएनएल डेबिट टू कैश, बीइंग एक्सपेंस पेड। ठीक, लिखो गुडविल और कैपिटल रिजर्व इन सेकेंड एंट्री would be adjusted with above goodwill।
आगे लिखो कॉन्ट्रा आइटम, कॉन्ट्रा आइटम, कॉन्ट्रा आइटम कैसे हटेगी? क्रेडिटर्स टू डेटर्स, जैसे आप बचपन से कॉन्ट्रा एंट्री एडजस्ट करते हो, क्रेडिटर्स टू डेटर्स, बीआर बीपी भी हो सकते हैं, एंट्री क्या डालेगी? बीपी टू बीआर, ठीक, ऐसे कॉन्ट्रा एंट्री एडजस्ट होगी। यहां पर ये एंट्री सेम रहने वाली है कॉन्ट्रा एडजस्टमेंट की। आगे स्टैट्यूटरी रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, इसके लिए एंट्री डलती है अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, amalgamation adjustment account debit to statutory reserve being statutory reserve created। और अगर मैं इधर बात करूंगा, इधर एंट्री विल बी सेम, सेम रहने वाली है। लिखो फॉलोइंग आर statutory reserves, फॉलोइंग आर statutory reserves, कौन कौन से होते हैं? इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, शिपिंग रिजर्व, टी डेवलपमेंट रिजर्व, ये सारे क्या होते हैं? स्टैट्यूटरी रिजर्व होता है। ठीक, अभी मैं समझाता हूं, अभी सब नोट करते रहो, समझाता हूं सारी चीजें क्या है। और लिखो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, ये कैसे हटेगा आपका? गुडविल डेबिट टू स्टॉक, और यहां एंट्री डलेगी इसकी जनरल रिजर्व डेबिट टू स्टॉक, being unrealized profit eliminated, being stock reduced। ठीक, नोट डाउन होगी। चलो भाई अब समझते हैं ये सारी चीजें क्या है, एक एक करके एंट्री देखते हैं, स्टार्टिंग से आ जाओ। देखो एंट्री नंबर 4, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने की एंट्री, डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने की एंट्री, ये हम देख चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिवेंचर होल्डर्स डेबिट होंगे कितने से? एग्रीड वैल्यू से। ठीक, न्यू डिवेंचर कितने से आएगा आपका? पेड अप वैल्यू से, और बैलेंसिंग फिगर डिस्काउंट हो सकता है या सिक्योरिटी प्रीमियम हो सकता है। मर्जर में भी ये एंट्री आपकी सेम रहने वाली है। ठीक,
अगर मान लो सर नई कंपनी पुरानी कंपनी का कोई खर्चा पे कर देती है, नई कंपनी क्या करती है, पुरानी कंपनी का कोई खर्चा पे कर देती है, तो एंट्री क्या डलेगी इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी, गुडविल डेबिट टू कैश। गुडविल डेबिट टू कैश। एक चीज ध्यान रखना, अमालगमेशन में इन द नेचर ऑफ मर्जर मेनली कोई भी एक्सपेंस होता है वो गुडविल से एडजस्ट होगा, कोई भी प्रॉफिट होगा कैपिटल रिजर्व में जाएगा अगर वो अमेलगमेशन के टाइम का प्रॉफिट या लॉस है तो। ठीक, मर्जर के केस में कोई भी एक्सपेंस हो कोई भी लॉस हो जनरल रिजर्व और पीएल से एडजस्ट होगा। बस इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सर गुडविल ये क्या है सर, गुडविल ही सारा खर्चा रिप्रेजेंट करती है। मतलब अगर आप मान लो कंपनी को महंगा खरीदते हो, अगर आप कंपनी को महंगा खरीद रहे हो तो एक्स्ट्रा पैसे जो आपने पे करे वो क्या है, गुडविल है। तो उससे रिलेटेड कोई भी खर्चा होगा वो गुडविल में ऐड होता चला जाएगा, एक्विजिशन कॉस्ट मानी जाती है बेसिकली। ठीक, अब मान लो अगर कोई नई कंपनी पुरानी कंपनी का खर्चा पे कर रही है तो नेसेसरी था भाई, एक्विजिशन कॉस्ट है, खरीदने के लिए वो खर्चा पे करना पड़ेगा, तो एंट्री क्या डलेगी, गुडविल टू कैश। मर्जर में क्या डलेगी, जनरल रिजर्व टू कैश। ओके, अगर कोई गुडविल और कैपिटल रिजर्व आपका सेकंड एंट्री में आ रखा है तो ये एंट्री आप उससे एडजस्ट करके चलोगे। मतलब अगर मान लो जो परचेज वाली सेकंड वाली एंट्री थी जिसमें आप एसेट्स लायबिलिटी को टेक ओवर करते हो वहां पर आपका कैपिटल रिजर्व आ रहा है, तो पहले आप एक्सपेंस पे करने के लिए कैपिटल रिजर्व को एडजस्ट करके चलोगे। सर अगर गुडविल आ रहा है तो एक्विजिशन कॉस्ट आपकी और बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, कॉन्ट्रा आइटम्स। कॉन्ट्रा आइटम्स का मतलब क्या होता है सर, कॉन्ट्रा आइटम्स आपस में ही डेटर क्रेडिटर है, आपस में ही क्या है, डेटर क्रेडिटर है। जैसे कि मान लो कि ओल्ड कंपनी के क्रेडिटर्स में नई कंपनी आ रही है 10,000 रुपए से, तो अगर नई कंपनी ओल्ड कंपनी को टेक ओवर करेगी, अगर नई कंपनी ओल्ड कंपनी को टेक ओवर करेगी तो उसके पास जो क्रेडिटर आ रहे हैं उसमें उसका खुद का भी नाम शामिल है, तो वो क्या करेगी, उस 10,000 रुपए को टेक ओवर के टाइम पे एलिमिनेट कर देगी। नहीं समझे? मैंने बोला ओल्ड कंपनी के, लो ऐसे बनाओ, ये एक बैलेंस शीट है ओल्ड कंपनी की, ये है ओल्ड की। ठीक, ये बैलेंस शीट है न्यू कंपनी की। ठीक, मैंने बोला ओल्ड कंपनी के क्रेडिटर्स में 10,000 रुपए किसके आ रहे हैं, इसके आ रहे हैं, न्यू कंपनी के आ रहे हैं, तो न्यू कंपनी के डेटर्स में होने चाहिए 10,000 रुपए। लेकिन जब ये दोनों मर्ज हो गए, जब ये दोनों मिल गए, जब ये दोनों मिल गए तो ये डेटा क्रेडिटर तो खत्म ही हो गए ना, क्योंकि ये तो आपस में एक दूसरे के थे। तो ये क्या हो गए, डेटा क्रेडिटर तो खत्म ही हो गए, इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रा आइटम एलिमिनेट करना। या बचपन से करते भी आ रहे हो, तो क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, बीआरबीपी भी हो सकते हैं, तो क्या करोगे आप उनको एलिमिनेट करके चलोगे। एंट्री विल बी क्रेडिटर्स टू डेटर्स लिखा है मैंने, अगर बीआरबीपी होगा तो बीपी टू बीआर होगा। ठीक है सर, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैट्यूटरी रिजर्व इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर ये स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या होता है, देखो ये बनता सिर्फ मर्जर में ही है, सॉरी बनता सिर्फ परचेज में, मर्जर में इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। क्यों? देखो स्टैट्यूटरी रिजर्व मतलब स्टैट्यूटरी रिजर्व में कुछ रिजर्व्स आते हैं, ये वो वाले रिजर्व है जो इनकम टैक्स में सेक्शन 33 के अंदर बनाए जाते हैं। अगर आपने इनकम टैक्स वगैरह पढ़ा हो तो सेक्शन 33 में कुछ रिजर्व्स बनाए जाते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, शिपिंग रिजर्व, टी डेवलपमेंट रिजर्व। लेकिन इनका क्या होता है सर, इनका ना कुछ ब्लॉक पीरियड होता है। मान लो अगर आपने लेट से इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व बना लिया, मतलब अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में डाल दिया, तो इनकम टैक्स वो रिजर्व आपको अलाउ कर देगा, लेकिन वो कंडीशन लगाएगा कि 8 साल तक आपको इस रिजर्व में पैसा होल्ड करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो किसी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व बना लिया 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए उसने क्या एंट्री डाली होगी, पीएल कम करा, यानी कि पीएल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ओल्ड कंपनी ने एंट्री डाली होगी। अब क्या हुआ सर, 8 साल से पहले पहले ओल्ड कंपनी बिक गई, ओल्ड कंपनी बिक गई। अब इनकम टैक्स वाले क्या कहेंगे, इनकम टैक्स वाले पकड़ लेंगे ओल्ड कंपनी को, वो कहेंगे 8 साल की कंडीशन थी, 8 साल तक आपको ये पैसा रखना पड़ेगा, लेकिन ओल्ड कंपनी कहती है भैया मुझे तो बिकना पड़ेगा, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, धंधा नहीं चल रहा, कोई कंपनी कोई बंदा खरीदने को तैयार है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि चलो मान लो 8 में से 3 साल तक आपने रख लिया, तो अगले 5 साल तक वो नई कंपनी इस रिजर्व को कैरी फॉरवर्ड करेगी। तो नई कंपनी जब इस रिजर्व को कैरी फॉरवर्ड करेगी तो नई कंपनी क्या बनाएगी, एक रिजर्व बना देगी, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 5 साल के लिए 1 लाख रुपए का। लेकिन उसके लिए वो कुछ डेबिट करेगी, डेबिट क्या करेगी, वो एक स्पेशल अकाउंट खोलेगी, दैट इज नोन एज अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। बोलो, आई कुछ बात समझ में? नहीं बात समझ में आई सर। देखो क्या बोला मैंने कि मान लो
एक कंपनी है जिसने एक इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व बनाया, कोई भी रिजर्व हो सकता है, मान लो एक इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व बनाया, तो ये एंट्री डाली होगी। ये ओल्ड कंपनी ने जब रिजर्व बनाया तो ये एंट्री डाली होगी। इसमें कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी कि ये रिजर्व 8 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा। 8 साल के लिए क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। ये क्यों बनाया जाता है? ये सेक्शन 33 में बनाया जाता है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन ऑर्डर टू क्लेम सम बेनिफिट्स। लेकिन क्या हुआ सर, आफ्टर 3 इयर्स ये कंपनी, ओल्ड कंपनी क्या थी? सेल हो गई, बिक गई। अब क्या करना पड़ेगा सर? न्यू कंपनी को इस रिजर्व को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। कितने साल के लिए? अगले 5 साल तक, क्योंकि 8 साल की कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, चाहे ओल्ड पूरी करे चाहे न्यू पूरी करे। तो अगर ओल्ड कंपनी ने 3 साल की कंडीशन पूरी कर दी है तो अगले 5 साल की कंडीशन कौन पूरी करेगा? न्यू कंपनी पूरी करेगी। तो न्यू कंपनी इसकी एंट्री क्या डालेगी सर? न्यू कंपनी इस रिजर्व को बना लेगी इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, लेकिन उसके लिए वो अपने प्रॉफिट्स डेबिट नहीं करेगी, वो एक अकाउंट खोल देगी, स्पेशल अकाउंट, दैट इज नोन एज अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। बात समझ में आती है? ठीक, चलो सी, ये सर बात समझ में हमें आती है। अब सर मर्जर के केस में ये सेम नहीं है, इसको करो नो एंट्री। मर्जर के केस में ये एंट्री नहीं डलेगी। इसका रीजन है, अगर आपको, वैसे मर्जर मैंने अभी आपको समझाया नहीं है, अगर आपको याद हो तो जब मैंने सेकंड एंट्री लिखवाई थी, जब सन्डी असेट्स और लायबिलिटीज को टेक ओवर किया जाता है, तो मर्जर में हमने ये बोल दिया था कि रिजर्व्स और लायबिलिटीज को भी टेक ओवर किया जा रहा है, रिजर्व्स और लायबिलिटीज को भी, रिजर्व और सरप्लस को भी टेक ओवर किया जा रहा है। तो मुझे बताओ, जब सेकंड एंट्री में आपने सारे रिजर्व टेक ओवर कर ही लिए तो इस एंट्री का कोई लॉजिक बनता ही नहीं। तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व भी तो आपने सेकंड एंट्री में कैरी फॉरवर्ड कर ही लिया होगा, टेक ओवर कर ही लिया होगा, तो इस एंट्री का कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। ये एंट्री क्यों बन रही है? ये एंट्री बनाने का कारण यही है कि मर्जर परचेज के केस में रिजर्व्स को टेक ओवर नहीं किया जाता, लेकिन ये स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएट आपको करना पड़ेगा फॉर द बैलेंस पीरियड। क्लियर है? बोलो जी, क्लियर है? यस सर, क्लियर। अगली एंट्री आती है हमारे पास अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक, सर ये क्या है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक? देखो, अगर मान लो कि सर ओल्ड कंपनी के स्टॉक में, ध्यान से सुना, ओल्ड कंपनी के स्टॉक में कुछ सामान न्यू कंपनी के ने बेचा हुआ है, वही आ रहा है। मान लो ओल्ड कंपनी का जो 1 लाख का स्टॉक था, उसमें 10,000 रुपए का सामान न्यू कंपनी ने ही बेचा था उसे, अब और वो सामान अभी बिका नहीं है, वो उसके स्टॉक में ही पड़ा हुआ है। अब क्या हुआ, नई कंपनी जब ओल्ड कंपनी को टेक ओवर कर रही है तो 10,000 का तो वही वाला सामान आ गया ना जो नई कंपनी ने बेच रखा है, नई कंपनी ने बेच रखा है। मुझे बताओ, नई कंपनी ने उस स्टॉक में अपना प्रॉफिट भी तो जोड़ रखा होगा, लेकिन जब नई कंपनी उस स्टॉक को टेक ओवर करती है तो उस 10,000 पोर्शन पे क्या आ रहा होगा? एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आ रहा होगा, क्योंकि 10,000 रुपए का जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड आ रहा होगा, क्योंकि वो उसका खुद का ही स्टॉक है जिसको एक्स्ट्रा वैल्यू पर दिखाया जा रहा है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? उस स्टॉक में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। मान लो मैं नई कंपनी हूं, आप ओल्ड कंपनी हो, मैंने आपको कुछ स्टॉक बेचा, मैंने आपको कुछ स्टॉक बेचा, 10,000 रुपए का स्टॉक बेच रखा था, ठीक, लेकिन वो 10,000 रुपए की जो स्टॉक था वो मैंने आपको बेच रखा था, मेरे लिए वो 8,000 रुपए का था, तो मैंने 2,000 का प्रॉफिट जोड़ के वो 10,000 का आपको सेल किया हुआ था। अब जब मैंने आपको खरीद लिया तो आपका सारा स्टॉक मेरा हो गया। तो जब मैंने आपसे स्टॉक लिया तो मेरा ही सामान मेरे पास घूम के आ गया, लेकिन मेरा सामान जो 8,000 का था वो मेरे पास घूम के 10,000 रुपए का आया। अब मैं क्या बोलूंगा कि मेरा ही सामान है जो 8,000 रुपए का है, लेकिन वो शो हो रहा है 10,000 रुपए का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें से 2,000 रुपए का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो मैंने खुद से ही कमा रखा है, अब जो मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट करने की एंट्री क्या डालेगी? स्टॉक कम होगा, स्टॉक क्रेडिट होगा, लेकिन डेबिट किसे करोगे? गुडविल को डेबिट करोगे परचेज के केस में, और मर्जर के केस में जनरल रिजर्व को डेबिट करोगे। बताओ भाई, इतनी बातें समझ में आती है? बोलो जी। यस सर, इतनी बातें हमें समझ में आती है। चलो, इतनी बातों को यूज करते हुए हम एक क्वेश्चन करते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 9th। 9th क्वेश्चन, लो जी। हमारी नई कंपनी की बुक्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, खत्म होने क्या हो ही गई है, ऑलमोस्ट खत्म, ठीक।
अब मुझे अगली क्लास में क्या करना है सर, अगली क्लास में अभी मैं आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा नई कंपनी की बुक्स की, फिर विल स्टार्ट ओल्ड कंपनी एंड मर्जर वाला केस। देखो भाई 9th क्वेश्चन पढ़ो, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। द फॉलोइंग आर द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ पी लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड ऑन 31 मार्च 18। ठीक है, पी और क्यू की आपको बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में क्या है सर, शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर है ऑफ 10 ईच, पी के 6 लाख और क्यू के 3 लाख। 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, पी के 2 लाख और क्यू के 1 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस 3 और 2। सिक्योर्ड लोन में 12% डिबेंचर 2 और 1.5। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स 250 एंड 150। ओके, अब फिक्स एसेट्स में पी के 7 लाख और क्यू के 250। इन्वेस्टमेंट्स पी 80,000 क्यू 80,000। इन्वेंट्री 240 320। ट्रेड रिसीवेबल 420 210। कैश एट बैंक 110 एंड 40,000। ठीक है जी, यहां तक बात कोई दिक्कत नहीं है हमें। डिटेल्स ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल आर एज फॉलोज। ट्रेड रिसीवेबल में आपको डेटर्स और बीआर दे रखे हैं आपको अलग अलग करके, और ट्रेड पेबल्स में आपको क्रेडिटर्स और बीपी दे रखा है। ठीक है, नॉर्मल है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बैलेंस शीट बिल्कुल नॉर्मल। Fixed assets of both the companies are to be revalued at 15% above the book value। वो कह रहा है फिक्स एसेट्स को हम 15% अब बुक वैल्यू पे क्या करेंगे, रीवैल्यू करके चलेंगे। ठीक है सर, ओल्ड कंपनी तो एग्रीड वैल्यू के लिए काम आ जाएगा, और नई कंपनी क्या कर रही है, अपने फिक्स एसेट्स को नॉर्मली रीवैल्यू करके चल रही है। इन्वेंट्री इन ट्रेड एंड डेटर्स आर टेकन ओवर एट 5% लेसन देन देयर बुक वैल्यू। वो कह रहे हैं नई कंपनी पुरानी कंपनी की इन्वेंट्री को और डेटर्स को 5% लेस वैल्यू पे टेक ओवर कर रही है। Both the companies are to pay 10% equity dividend, preference dividend having already been paid। वो कह रहा है दोनों कंपनी को क्या करना है, दोनों कंपनी को 10-10% का इक्विटी डिविडेंड पे करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड वो पहले से पे कर चुके हैं। ठीक है जी। आफ्टर द अबव ट्रांजेक्शंस यू आर गिवन इफेक्ट टू पी लिमिटेड विल एब्सॉर्ब क्यू लिमिटेड। पी लिमिटेड क्यू लिमिटेड को एब्सॉर्ब कर लेगी, यानी कि पी लिमिटेड इज द न्यू कंपनी एंड क्यू लिमिटेड इज द ओल्ड कंपनी। ठीक है जी, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो। उसके बाद 8 equity shares of 10 each will be issued by P Limited at par against 6 shares of Q Limited। वो कह रहा है Q Limited के हर 6 शेयर के बदले में नई कंपनी 8 शेयर देगी, यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 6। हर 6 के बदले में 8 शेयर दिया जा रहा है। हर 6 के बदले में कितना शेयर दिया जा रहा है, 8 शेयर दिए जा रहे हैं। पीसी निकालने के लिए काम आएगा। 10 रुपए का एक शेयर है। 10% preference shareholders of Q Limited will be paid at 10% discount by issue of 10% preference share of 100 each at par। वो कह रहे हैं जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनको डिस्काउंट पे रिडीम किया जाएगा। ये दोनों क्या दे रखी है आपको, पीसी निकालने के लिए काम आ जाएगी। पेमेंट डिटेल्स दे दी आपको, नेट पेमेंट मेथड लग जाएगा। 12% debentures of Q Limited are to be paid at 8% premium by 12% debenture in P Limited issued at a discount of 10%। ओके सर, वो कह रहा है डिबेंचर्स को 8% प्रीमियम पे रिडीम करो, यानी कि एग्रीड वैल्यू कितनी होगी 108%, और फिर उसे डिस्काउंट पर इशू करो। डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप, इशू प्राइसेस जो भी आपका 90 लेकर चलोगे। डिबेंचर कितने का है, 10 रुपए का है क्या, ये 100 का है। 100 का ही मानते हैं डिबेंचर जनरली, तो 90 का हो गया। रुपीज 30,000 इज टू बी पेड बाय पी लिमिटेड टू क्यू लिमिटेड फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंस। ठीक है जी, लिक्विडेशन एक्सपेंस पे हो जाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ क्यू लिमिटेड विल इंक्लूड हैव इंक्लूडेड 10,000 ड्यू टू पी लिमिटेड, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। जर्नलाइज इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड एंड स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन पेबल बाय पी लिमिटेड। पीसी निकालनी है और एंट्री डालनी है आपको। आओ जी, गुड क्वेश्चन। लो जी, कैसे करें स्टार्ट। सबसे पहले करते हैं सर कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। पेमेंट टू, पेमेंट इन,
वर्किंग्स अमाउंट। देखो भाई, पेमेंट के बारे में यहां कुछ बातें कह रहा है। 8 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच विल बी इशूड बाय पी लिमिटेड अगेंस्ट 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ क्यू लिमिटेड। यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर को हम दे रहे हैं इक्विटी शेयर्स कितने, हर 6 के बदले में 8, हर 6 के बदले में 8। टोटल शेयर्स कितने हैं क्यू लिमिटेड के, टोटल शेयर्स देख लो कितने हैं। क्यू लिमिटेड के टोटल शेयर्स हैं आएंगे आपके 3 लाख डिवाइडेड बाय 10 कर दो तो कितने हो गए 30,000। और एक शेयर कितने का है, एक शेयर 10 रुपए का है, तो कितना हो गया ये 4 लाख रुपए हो गया, 4 लैक्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को 4 लाख रुपए मिल रहे हैं। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात करें तो 10% preference shareholders of Q Limited will be paid at 10% discount by issue of 10% preference share of 100 each at par in P Limited। ठीक है जी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम दे रहे हैं 10% प्रेफरेंस शेयर्स, लेकिन डिस्काउंट पे रिडीम कर रहे हैं। तो क्यू लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है 1 लाख, तो 1 लाख का कितना परसेंट डिस्काउंट 10%, तो 1 लाख का 90%, दैट इज 90,000। तो व्हाट इज द परचेज कंसिडरेशन 4,90,000। दिस इज योर पीसी। ठीक है जी, पीसी निकल गई आपकी। ओके, एंट्रीज डालो अब, जर्नल एंट्रीज। इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड। बताओ भाई, पहली एंट्री बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ क्यू लिमिटेड, पीसी से 490। ठीक, अगली एंट्री, अब एसेट्स और लाइबिलिटीज को टेक ओवर करने की एंट्री डालो। बताओ, एसेट्स और लाइबिलिटी चेक कर लेना। फिक्स असेट्स 250 के फिक्स असेट्स, लेकिन फिक्स असेट्स के लिए पॉइंट कह रहा था कि फिक्स असेट्स को हम क्या करेंगे 15% अबव बुक वैल्यू रिवैल्यू करेंगे। तो बताओ कितनी एंट्री बनेगी, क्या एंट्री बनेगी। फिक्स असेट्स 250 का 115% का 115%, कितना हो गया ये 250 का 115%, 287,500। ठीक है जी, उसके बाद फिक्स एसेट्स के बाद देखो अगली आइटम है इन्वेस्टमेंट्स। क्या इन्वेस्टमेंट्स पे कोई पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट्स पे कोई पॉइंट नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट्स को बुक वैल्यू पे ले लो 80,000। इन्वेस्टमेंट्स 80, इन्वेस्टमेंट्स के बाद इन्वेंट्री, यस सर इन्वेंट्री पे पॉइंट था। इन्वेंट्री में क्या कह रहा था वो, इन्वेंट्री 5% लेसर देन देयर बुक वैल्यू, इन्वेंट्री और डेटर्स दोनों पे 5% लेसर देन देयर बुक वैल्यू। तो इन्वेंट्री का अमाउंट कितना है, इन्वेंट्री है 320, तो 320 का 95%, 320 का 95%, 3,04,000। ठीक है, इन्वेंट्री भी हो गया। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें हैं, डेटर्स और बीआर, और दोनों में से सर अलग अलग चीजें कह रहा है वो। उसने क्या बोला है, सिर्फ डेटर्स को 5% लेस देन बुक वैल्यू पे टेक ओवर किया जा रहा है, सिर्फ डेटर्स को 5% लेस देन बुक वैल्यू पे टेक ओवर किया जा रहा है, बीआर को नहीं कह रहा। तो बीआर पे मत लगा देना 5% लेस, बीआर एज इट इज है। तो डेटर्स पे 5% लेस करना है आपको। तो क्या लिखोगे अब, या तो आप अलग अलग कर दो, अलग अलग कर देते हैं, डेटर्स का अमाउंट अलग लिखते हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट 5% लेस देन द बुक वैल्यू, यानी कि 190 का 95%, 190 का 95% कितना हुआ
180500, BR as it is 20। ठीक है जी। और देखो एसेट्स में क्या क्या है, ये ट्रेड रिसीवेबल हो गया। कैश एट बैंक 40,000, कैश एट बैंक 40,000, बैंक डेबिट। ध्यान रहे, स्टार लगा लो इस पॉइंट को, स्टार लगा लेना इस पॉइंट को, गलती मत करना प्लीज। बैंक सर 40,000 पे नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसने क्या बोला था, उसने ये वाला पॉइंट बोला था कि बोथ द कंपनीज आर टू पे 10% इक्विटी डिविडेंड। अब हालांकि मैंने अभी ओल्ड कंपनी नहीं करे, लेकिन मुझे बताओ, अगर ओल्ड कंपनी अपना डिविडेंड पे कर देगी तो बैंक बैलेंस भी तो कम हो जाएगा, बैंक बैलेंस भी तो कम हो जाएगा। डिविडेंड निकलेगा कितना, डिविडेंड निकालो। अगर डिविडेंड की बात करूं मैं, इक्विटी डिविडेंड, तो 3 लाख का 10%, 3 लाख का 10% दैट इज 30,000। तो इस 40 में से 30,000 पे कर दिए, इस 40 में से 30,000 पे कर दिए, तो 10,000 का बैंक आएगा। 40 माइनस 30,000। ठीक, इस 30,000 को लिख लेना, ये क्या है, ये है इक्विटी डिविडेंड। ठीक, तो 10,000 का बैंक टेक ओवर हुआ। इतनी बात समझ में आती है? इतनी, ये सारे एसेट्स टेक ओवर हो गए, यस सर। अब एक लाइन छोड़कर लाइबिलिटीज पे आ जाओ। लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा, डिबेंचर्स देख लो। डिबेंचर्स की एग्रीड वैल्यू क्या है, डिबेंचर्स की एग्रीड वैल्यू 1.5 लाख के डिबेंचर्स थे। एग्रीड वैल्यू के लिए कुछ कह रहा था यहां पर कि डिबेंचर्स को हम 8% प्रीमियम पे करेंगे, तो 1.5 लाख का 108% टू डिबेंचर होल्डर्स। 150 का 108%, 162। ओके सर, डिबेंचर्स भी हो गए। देन डिबेंचर्स के पास ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स में आपके दो ही आइटम है, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बीपी, वो एज इट इज। तो ट्रेड पेबल्स में इकट्ठे ही लिख दूं 150, क्योंकि यहां पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सर कॉन्ट्रा की एडजस्टमेंट है, वो बाद में करेंगे, पहले टेक ओवर तो करो। ट्रेड पेबल्स 150 टू बिजनेस परचेज, टू बिजनेस परचेज 490। अब देखो नेट एसेट्स निकाल लो, बीपी से कंपेयर कर लो, नेट एसेट्स निकाल के बीपी से कंपेयर करो, बिजनेस परचेज से कंपेयर कर लो। लो भाई, नेट एसेट्स कैसे निकलेंगे आपके, 287,500 प्लस 80 प्लस 304 प्लस 180,500 प्लस 20 प्लस 10 माइनस 162 माइनस 150। तो नेट एसेट्स है 570 के, पेमेंट कर रहे हो 490 का, तो फायदा हो गया 80,000 का फायदा हो गया। कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, टू कैपिटल रिजर्व, बैलेंसिंग फिगर 80,000। ठीक है जी, असेट्स और लायबिलिटीज टेक ओवर हो गए जी, हो गए, यस सर बिल्कुल हो गए। आगे देखो, डी, अगली एंट्री क्या बनेगी, पेमेंट की एंट्री, दैट इज लिक्विडेटर्स ऑफ क्यू लिमिटेड डेबिट टू। क्या क्या पेमेंट करी हमने, पेमेंट क्या क्या करी है, सब पेमेंट 4 लाख के इक्विटी शेयर्स और 10% प्रेफरेंस शेयर्स 90,000 के, कोई प्रीमियम वगैरह पे तो इशू था नहीं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख के, यानी कि मैं बोल सकता हूं 40,000 शेयर इशू करे 10 रुपए के, दैट इज 4 लाख, एंड टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर आपका 100 रुपए का था, तो 90,000 यानी कि 900 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए के हिसाब से 90,000, 100 का था 10 का था, लेट मी चेक, 100 का था ये, तो 90,000, तो पीसी इज 490, ये पेमेंट होगी। और क्या क्या कह रहा था वो,
और क्या क्या कह रहा था, एक वो कह रहा था लिक्विडेशन एक्सपेंस पे करे। चलो पहले डिबेंचर की एंट्री डाल दो, डिबेंचर होल्डर्स डेबिट कितने से 162, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 162, दिस इज योर एग्रीड वैल्यू। लेकिन वो कह रहा है डिबेंचर कितने पे इशू करोगे आप, 10% डिस्काउंट पे इशू करोगे, तो 2 कितना परसेंट डिबेंचर, 12% डिबेंचर एट 10% डिस्काउंट, तो 162 डिवाइडेड बाय क्या कर दूं मैं यहां पर 90% कर दूं, तो यानी कि 1,80,000 रुपए की फेस वैल्यू के डिबेंचर इशू हो रहे हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना हो गया 18,000, 18,000, ठीक है जी। अगला पॉइंट, डिबेंचर का भी पॉइंट हो गया पूरा, यस सर। उसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंस की पेमेंट करो, 30,000 इज टू बी पेड बाय पी लिमिटेड, तो एंट्री क्या डलेगी 30,000। देखो कैपिटल रिजर्व कितना है आपके पास, कैपिटल रिजर्व 80,000 है, तो वहीं से ही एडजस्ट करो, तो एंट्री डालोगे आप कैपिटल रिजर्व डेबिट टू कैश कितना 30,000 रुपए, ये लिक्विडेशन एक्सपेंस पे कर दिए। एक वो कह रहा था कि 10,000 रुपए की कॉन्ट्रा एंट्री है, तो एंट्री क्या डालोगे क्रेडिटर्स टू डेटर्स 10,000 रुपए, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 10,000 रुपए, ठीक है जी। तो ये सारी बात हमने पूरी कर दी, ये सारी बात हमने पूरी कर दी, सारी एंट्रीज डल गई हमारी। लेकिन हाँ अभी भी 2 एंट्रीज बची हैं। अब देखो जो एडिशनल एंट्री है इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी वो डाल दो। एक तो न्यू कंपनी ने क्या करा, अपने खुद के फिक्स एसेट्स को रीवैल्यू किया, तो न्यू कंपनी एंट्री डालेगी फिक्स्ड एसेट्स, ये उसके खुद के फिक्स एसेट्स है, टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, ये उसके खुद के पर्सनल फिक्स एसेट्स है। उसके खुद के कितने थे, उसके खुद के एसेट्स थे फिक्स एसेट्स 7 लाख, तो 7 लाख का 15%, 7 लाख का 15%, दैट इज 1,05,000, तो ये उसके खुद के एसेट्स रीवैल्यू हो गए। और एक उसने खुद भी तो डिविडेंड पे किया होगा, तो एंट्री डलेगी डिविडेंड की पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसने खुद अपने इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड पे करा 6 लाख का 10%, 60,000। हालांकि ये दोनों एंट्री दोनों कंपनी ने करी थी। देखो अगर मैं ओल्ड कंपनी की बात करूं तो सर ओल्ड कंपनी के फिक्स एसेट्स तो रिवैल्यू हो ही गए थे जब हमने टेक ओवर कर लिए थे, रिवैल्यूएशन इफेक्ट वहां दिखा दिया। और जो ओल्ड कंपनी ने इक्विटी डिविडेंड पे करा था वो हमने उसके बैंक बैलेंस में से कम कर दिया। एंट्रीज तो उसकी वो अपनी बुक्स में डालेगी ना जब वो क्लोज करेगी, वो अभी मैंने आपको नहीं कराया, लेकिन जब टेक ओवर करेगी तो उसका इफेक्ट तो दिखाना पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं। बात समझ में आती है, यस सर। तो न्यू कंपनी की बुक्स में आपकी ये वाली एंट्री डलेंगी। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें हमने काफी सारी चीजें देख ली, पीसी भी निकल गया और ऑलमोस्ट सारी एंट्री भी आ गई है, ठीक है जी। चलो भाई, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ओके। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आकर पहले थोड़े से क्वेश्चंस कराऊंगा, थोड़े से हम क्वेश्चंस करेंगे, और जहां मुझे लगेगा कि कोई कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना है तो मैं कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस आपको करके चलूंगा। सीधा फिर हमारा ओल्ड कंपनी की बुक शुरू हो जाएंगी, देन फिर मर्जर शुरू होगा। हाँ जी, चले जी। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।